विधानसभा के सभी पदाधिकारीगण, सेक्टर के सभी पदाधिकारीगण, बूथ के सभी पदाधिकारीगण और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं वो सभी पदाधिकारीगण, चाहे भाईचारा के हों, बाम सेठ के हों, चाहे DS4 के हों और चाहे बिना पद के जो लोग बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए माननीय साहब की विचारधारा से जुड़ करके और माननीय बहन जी के संघर्षों में लगातार काम करते रहते हैं, ऐसे सभी सम्मानित साथी, इधर हमारी माताएं, बहनें, पितातुर बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम उम्र दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, हमारे जो नगर पंचायत के, नगर पालिका के, वार्ड के, टाउन एरिया के संभावित प्रत्याशीगण इधर है, आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चाहे सामने बैठे हैं हमारे सैनी जी, चाहे इधर बैठे हैं सभी हमारे फौजी साहब हैं और हमारे सिंह साहब, जो भी लोग हैं। साथियों, आज ये कोई विधानसभा या मंडल स्तर की कोई जनसभा या इस तरह की मीटिंग नहीं है। आज ये माननीय बहन जी के निर्देशानुसार सेक्टर और माइक कैसे बदल जा रहा है, सेक्टर और बूथ की जो समीक्षा बैठक चल रही है, ये पूरे उत्तर प्रदेश है, उनको काम क्या करना है। चुनाव चाहे जो होगा, वो चुनाव अगर हम जीत सकते हैं तो अपने बूथ और सेक्टर कमेटी के बल पर ही जीत सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जो इधर बैठे हैं, हम सभी लोग उस दिन अपने अपने बूथ पर ही रहेंगे और अगर हमारी बूथ कमेटी मजबूत बढ़िया बन जाए तो उस बूथ को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे एक बूथ पर कई 800, कई 1000, कई 1200 वोट होते हैं। अब हमारे जो बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी के लोग हैं, इनकी ये प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर 1000 वोट है तो उस 1000 वोट में अगर 700-800 वोट पड़ रहा है तो उसमें 500-600 वोट मुझे कैसे प्राप्त होगा। ये किसकी जिम्मेदारी होगी? हमारे बूथ के कमेटी के लोगों की। वोटर लिस्ट अंतिम प्रकाशन की आ गई है। लिए होंगे वो सूची सेक्टर बूथ तक पहुंच जानी चाहिए और पहले वोट जो आपका हर 6वें महीना बढ़ता था, अब वो हर 3रे महीना बढ़ने का काम करेगा। उस वोटर लिस्ट में हमारे लोगों को ये देख लेना चाहिए कि इसमें कौन से समाज के वोट हमारे बूथ पर रहते हैं और इसमें कितने वोट मुझे हाथी के निशान पर मिलने वाले हैं और जो नहीं है वो कैसे हाथी को वोट देंगे। इस पे अगर सही मंथन करके जोड़ने का प्रयास हमारे सेक्टर बूथ के लोग कर गए तो निश्चित है हर बूथ को जीता जा सकता है। और उन बूथों पर तमाम ऐसे समाज के लोग रहते हैं जिनके वोट 2, 4, 5 घर होते हैं। जैसे किसी बूथ पर विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, नाई समाज के लोग हैं, लोहार समाज के लोग हैं, मौर्य समाज के हैं, प्रजापति के हैं, पाल के हैं, या जो थोड़ी थोड़ी जातियां छोटे वोट वाली होती हैं, तो अक्सर ये देखा गया कि जिनकी बाहुलता होती है सारे लोग उन्हीं पर चोट करते हैं, इन्हीं को जोड़ लेंगे और बूथ को जीत जाएंगे। लेकिन अगर किसी बूथ पर 4-5 घर वाले भी अगर 8-10 बिरादरी के लोग हमको मिल गए तो 10-50 घर बनेंगे और एक घर में अगर 5 वोट हो गए तो 50-50 250 वोट हो जाएगा। और अगर 250 वोट हम उनको जोड़ लिए कि जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनके बीच में कोई जाता नहीं है,
माननीय कांशीराम साहब ने ऐसे सभी समाज को जागरूक करके, उनके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करके, उनको राजनीतिक भागीदारी देके तब बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम किए। साथियों, इस देश में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इस देश का संविधान बहुत अच्छा बनाया, लेकिन बाबा साहब ने एक बात कही थी कि ये संविधान तो मैं बहुत अच्छा बना रहा हूं, लेकिन यदि संविधान को लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं रही तो ये संविधान अच्छा काम नहीं कर पाए। देखने को यही मिला, और उस संविधान में 3 ऐसी धाराएं थी, आर्टिकल थी, जिसके लिए बाबा साहब के अलावा जितने लोग भी उस राइटिंग कमेटी, संविधान कमेटी में रहे हैं, ये सारे लोग उन बिंदुओं का विरोध कर रहे थे। जैसे इस देश में हमारी बेटियों को, बहनों को, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। यदि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब संविधान में इस देश की महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को अगर पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दे करके गए होते तो आज चाहे जिस समाज की हमारी बेटियां, बहनें, महिलाएं होती, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला होता। अगर ये महिलाओं को भी स्वाभिमान की जिंदगी जीने का मौका मिला, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की बदौलत मिला, संविधान में व्यवस्था होने के नाते मिला, नहीं तो इनको पढ़ने लिखने का अधिकार, स्वाभिमान की जिंदगी जीने का मौका नहीं मिला। नंबर 2 चीज, वोट का अधिकार। जितने लोग उस संविधान कमेटी में थे, सारे लोग ये चाहते थे कि वोट का अधिकार सबको ना दिया जाए। वोट का अधिकार किसको दिया जाए? जो स्नातक शिक्षा ग्रहण किया हो। वोट का अधिकार उसको दिया जाए जो बड़ी लगान जमा करता हो। वोट का अधिकार उसको दिया जाए जो बड़े काश्तकार हो। शायद अगर स्नातक शिक्षा के आधार पे अगर वोट का अधिकार मिलता तो यहां जितने लोग बैठे हैं, इनके किसी भी खानदान के लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिला होता, क्योंकि पहले तो सबको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो स्नातक शिक्षा कहां से होती? और स्नातक शिक्षा के आधार पर अगर वोट का अधिकार दिया जाता तो आज हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन धन्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने कहा कि नहीं, इस देश में वोट का अधिकार सबको बराबर का होगा और वोट की कीमत भी सबकी बराबर की होगी, चाहे वो राष्ट्रपति इस देश के हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, और चाहे गांव का हमारा एक गरीब व्यक्ति हो। अगर सबको वोट का अधिकार बराबर का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब दे करके नहीं गए होते तो आज हमको पूछने वाला कोई नहीं होता। नंबर 3 चीज, आरक्षण। आरक्षण हमको अगर मिला तो ये बाबा साहब की बदौलत मिला। और वो आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस देश में दोहरी गुलामी थी। एक तो अंग्रेजों की गुलामी थी जो पूरा भारत देश करता था, और एक दोहरी गुलामी थी जो इस देश के लोगों के, जो बड़े बड़े राजे रजवाड़े होते थे, ये उनकी गुलामी कुछ लोग करते थे। बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की गुलामी कौन करता था? जो इस भारत देश में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से, यानी जो हर तरह से पिछड़े थे, हर तरह से जो पिछड़े थे, इनको बाबा साहब आरक्षण देना चाहते थे कि जो हर तरह से पिछड़े हैं, इनको आरक्षण दे करके इनको भी अगले लोगों के बराबर ला करके खड़ा किया जाए। इसके लिए बाबा साहब ने क्या किया? एक साइमन कमीशन की कमेटी मंगाई, और उस कमेटी का जो लोग इस देश के पिछड़े लोगों को आरक्षण नहीं देना चाहते थे, वो लोग उस कमेटी का विरोध कर रहे थे। लेकिन लड़ करके, संघर्ष करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने
इस भारत देश में एक साइमन कमीशन मंगाने का काम किए। अब वो साइमन कमीशन लॉर्ड लिथियन एक व्यक्ति के नाम से कमेटी बनी और वो गांव-गांव सर्वे कर रही थी। बाबा साहब दिन भर उस कमेटी के साथ सर्वे कराते थे और रात में कहां जाते थे? पिछड़े लोगों के मोहल्ले में जाते थे और ये समझाने की कोशिश करते थे कि कल आपके गांव में भी कमेटी आएगी और उस कमेटी को अपनी सही बात नोट करा देना। लेकिन साथियों, जैसे बाबा साहब उस गांव से निकल करके बाहर आते थे, तैसे जो लोग आपको आरक्षण नहीं देना चाहते, ऐसे लोग भी उस गांव में पहुंच जाया करते थे और पूछते थे कि क्या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब आए थे? तो लोग बताते थे कि हाँ आए तो थे। तो बताते थे क्या कह करके गए? तो लोग बताते थे कि बाबा साहब कह करके गए हैं कि कल जो कमेटी के लोग आएंगे उनको अपनी सही बात नोट करा देना ताकि आपको भी आरक्षण मिल जाए। लेकिन जो दुश्मन थे आपके, जो आरक्षण नहीं देना चाहते थे, उन लोगों ने क्या समझाया कि अगर तुम बाबा साहब की बात को मान गए, उस सूची में नाम दर्ज करा दिए, तो आप SC ST में शामिल हो जाओगे, आप छोटी जाति में शामिल हो जाओगे। हे मेरे साथियों, जिन लोगों ने उस वक्त डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, बाबा साहब की बात को मान गए, वही लोग समतल एरिया के लोग अनुसूचित जाति और पहाड़ी क्षेत्रों के लोग अनुसूचित जनजाति, यानी SC और ST में आरक्षण मिल गया। और जो लोग बाबा साहब की बात को नहीं माने, अपने दुश्मनों की बात को मान गए, वो क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े। सर्वे किसका हो रहा था? तमाम हमारे बैकवर्ड के लोग कहते हैं कि बाबा साहब तो SC समाज को आरक्षण देके चलेंगे। गलत है ये। बाबा साहब जितने लोग भी इस देश में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक हर तरह से पिछड़े थे, उनका सर्वे करा के आरक्षण दिलाना चाहते थे। लेकिन जो बाबा साहब की बात को मान गए, वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनको आरक्षण मिल गया। और जो लोग बाबा साहब की बात को नहीं माने, वो पिछड़े के पिछड़े रह गए। वही आज है OBC। कौन? साक, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, निषाद, बिंद, मल्लाह, नाई, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, पाल, प्रजापति, यादव, कुर्मी, पटेल, सचान, जो बैकवर्ड की जातियां हैं, ये बाबा साहब की बात को माने होते तो इनको भी आरक्षण उसी वक्त मिल गया होता। लेकिन ये बात को नहीं माने, तब भी बाबा साहब ने आर्टिकल 340 के तहत संविधान में एक व्यवस्था दे करके गए कि जब भी इस देश में हुकूमतें चालू होगी, तब इनको फिर से सर्वे करा करके इनको आरक्षण देने का काम किया जाएगा। ये मेरे साथियों, जरा गौर करिएगा, ये भाषण नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ जानकारियां आपको दे रहा हूँ। 1952 में पहली बार वोट पड़ा है और 1952 में ही जो बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 340 के तहत आपके आरक्षण की व्यवस्था दिए थे, उस व्यवस्था के तहत 1952 में ही काका कालेलकर आयोग की कमेटी बनी, जो गांव-गांव सर्वे करके 55 में रिपोर्ट दे दिया कि पिछड़ों को भी आरक्षण दे दिया जाए। लेकिन मेरे साथियों, संविधान में व्यवस्था भी थी, रिपोर्ट भी आ गई 55 में, लेकिन 77 तक बीत गया, इनको उस रिपोर्ट तो रखी नहीं, लेकिन उसके बल पर आरक्षण नहीं दिया गया। एक बार जब दबी जुबान से लोगों की बात भी उठी, तो जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा ये रिपोर्ट तो पुरानी हो गई। अगर भाई 52 में कमेटी बनी, 55 में रिपोर्ट आ गई, और अगर आरक्षण नहीं लागू हुआ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस देश की हुकूमत करने वाले लोग जिम्मेदार। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि संविधान तो मैं अच्छा बनाया हूं, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वालों की नीयत साफ नहीं रही, तो संविधान अच्छा काम नहीं करता। संविधान में व्यवस्था भी थी, सर्वे भी हो गया। 77 में जब आरक्षण देने का नंबर आया, तो कह दिया गया कि ये रिपोर्ट पुरानी हो गई, इसलिए आपको आरक्षण नहीं दिया जा सकता। फिर 77 में एक नई कमेटी बनी, जिसका नाम रखा गया मंडल कमीशन।
और उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी 78 में आ गई, लेकिन फिर भी आपको आरक्षण नहीं मिला। कब मिला? 90 में। 90 में। और रिपोर्ट कब आई थी? 55 में। 55 से 90 तक कितने साल बीत गए सैनी जी? 35 साल। 35 सालों तक इन पिछड़ों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई। 35 साल तक व्यवस्था संविधान में होने के बाद भी, दो बार रिपोर्ट आने के बाद भी उस रिपोर्ट का दबा कर रोक रखे रहे आपको आरक्षण। इस देश की हुकूमत करता लोगों ने नहीं दिया। 90 में मिला तो मिला कैसे? 89 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद जीत करके आते हैं। बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी, और पंजाब से हरभजन सिंह लाखा जी, और आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी। तब माननीय कांसी राम साहब कहते हैं मान्या बहन जी से कि आप पार्लियामेंट तब तक नहीं चलने देंगी जब तक मंडल कमीशन लागू करके इस देश के 52% बैकवर्डों को आरक्षण नहीं मिल जाता। और माननीय साहब खुद बोर्ड पर धरना, रैली, बहुत बड़ी आंदोलन शुरू करते हैं, और पूरे बहुजन समाज के लोग पूरे भारत देश में आंदोलन शुरू करते हैं और नारा लगाते हैं कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। कि अगर किसी ने लड़ाई लड़ने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाए होते माननीय कांसी राम साहब, मान्या बहन जी, तो आज भी आपको आरक्षण नहीं मिला होता। इससे आंकड़ा लगा लो ना, 35 साल तक नहीं मिला, तो वही लोग अगर हुकूमत करते तो आज भी आपको नहीं मिला होता। जब आंदोलन शुरू हुआ तो उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री माननीय बीपी सिंह जी थे, और प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी थे, जो बैकवर्ड के बेटे थे। चौधरी देवीलाल जी ने कहा, माननीय कांसी राम साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तो जन्म लिए हो शेड्यूल कास्ट समाज में, लेकिन लड़ाई पिछड़ों के आरक्षण की लड़ रहे हो। हम माननीय साहब ने कहा कि चौधरी देवीलाल साहब, आप तो पिछड़े में जन्म लिए हो, धन्यवाद मत दो, आप भी मेरे साथ इस लड़ाई में खड़े हो जाओ कि पिछड़ों को आरक्षण मिल जाएगा, भला हो जाएगा 52% बैकवर्ड के लोगों का। तब उन्होंने माननीय साहब से दिल्ली से कुछ दूर पानीपत एक जगह है, वहां मिलने का समय निर्धारित हुआ, और जब माननीय साहब ने उनको समझाया तब वो तैयार हो गए कि माननीय साहब जो दिल्ली में चल करके एक पुरस्कार धनुष करेंगे। और चौधरी देवीलाल जी इस देश के उस वक्त प्रधानमंत्री भी थे। जब यह बात का पता बीपी सिंह को लगा कि माननीय कांसी राम साहब और चौधरी देवीलाल जी एक हो गए हैं, तब बीपी सिंह ने कहा कि हम आपके मंडल कमीशन को लागू करा देंगे, जो आपकी मांग होगी हम पूरी करा देंगे। उसी वक्त मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लोग बीपी सिंह सरकार को समर्थन किए थे, और भाजपा के लोगों ने बीपी सिंह सरकार से समर्थन मात्र इसीलिए वापस ले लिया कि बैकवर्डों को, पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन क्यों लागू करने जा रहे हो। इसने कहा भाजपा के लोग, और आज हमारे बैकवर्ड के लोग उसी भाजपा को अपनी पार्टी मान करके बैठ गए। तब बीपी सिंह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माननीय साहब, भाजपा के लोग तो मेरी सरकार गिराने के लिए समर्थन वापस ले रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ करो कि मान्या बहन जी को जिस भी विभाग का कहो हम कैबिनेट का मंत्री बना दें केंद्र में, लेकिन ये मंडल कमीशन लागू कराने की जिद छोड़ दो। धन्य मान्या बहन जी, माननीय साहब ने कहा, मान्या बहन जी ने कहा कि हमें मंत्री नहीं चाहिए केंद्र में, हमें ये पिछड़े तैयार कर रहे हैं, आरक्षण नहीं पा रहे हैं, संविधान में व्यवस्था होने के बाद भी हम इनको आरक्षण देना चाहते हैं। तब मान्य साहब, मान्या बहन जी ने बीपी सिंह माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा
कि समर्थन हम आपको दे देंगे, लेकिन सरकार की नहीं मेरी होगी। सब क्या रखा मानव साहब ने कि जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, बाबा साहब, जिनके संविधान के बदौलत इस देश की हुकूमत लोग चला तो रहे हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को आज तक भारत रत्न की उपाधि नहीं दे पाए। पहले भारत रत्न की उपाधि दे दो, पिछड़ों को मंडल कमीशन दे दो, मंडल कमीशन के आयोग लागू करा करके आरक्षण दे दो, और जो भाजपा के लोग इस देश में मंडल कमीशन लागू ना हो, इसके विरोध में एल के अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के निकले थे कि इस देश में भाईचारा खत्म करके उन्माद पैदा कर दो ताकि पिछड़ों का आरक्षण लागू ना हो। ऐसी रथ यात्रा को भी अगर रोकने का काम कराया था तो माननीय कांसी राम साहब बहुजन समाज पार्टी मान्य बहन ने किया। ये मेरे बैकवर्ड समाज के लोगों, अगर आपके बीच में लोग मेंबर, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, नगर पंचायत, पालिका पार्षद, वार्ड सभासद, मेयर अगर बनने लगे, अध्यक्ष प्रमुख अगर बनने लगे बैकवर्ड के आरक्षण के बल पर, तो किसी और की नहीं, बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसी राम साहब मान्य बहन जी की देन है, वरना आज भी आप आरक्षण का फायदा नहीं पाते। लेकिन ये बात हमारे समझ में नहीं आती। जब दुश्मन हमको समझाता है तो दुश्मनों की बात हमारे समझ में आ जाती है, और हमें जो हमारे हित के लिए बहुजन समाज समझाती है, ये बात हमारे आपके समझ में नहीं आती। साथियों, आपको आरक्षण कैसे मिला मैंने ये बताने की कोशिश की। वोट का अधिकार भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब बड़ा संघर्ष करके, लड़ाई लड़के आपको दे करके तो चले गए। वोट पड़ना कब शुरू हुआ? 1952 में। और बीएसपी का गठन कब हुआ? 1984 में। 52 और 84 के बीच का गैप कितना रहा? लगभग 32 साल। जरा गौर करिएगा मेरी बात को। इन 32 सालों तक ये 52% बैकवर्ड के लोगों को मात्र 1.5 से 2% राजनीतिक भागीदारी मिलती थी। कौन देता था? इस देश के राजनीतिक दल और हुकूमत करने वाले लोग। इसीलिए बीएसपी बनानी पड़ी। माननीय कांसी राम साहब मान्य बहन जी ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई, 84 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी, तो पहली बार माननीय कांसी राम साहब मान्य बहन जी ने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भागीदारी के तहत कई दर्जन टिकट निषाद के बेटों को, कई दर्जन टिकट मौर्या को, प्रजापति को, पाल को, कुर्मी को, पटेल को, यादव को, मुस्लिम को, यानी हर जातियों को, कश्यप को, सैनी को, साठ को। बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय साहब मान्य बहन जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के तहत अगर बीएसपी नहीं बनी होती तो ये बैकवर्ड के लोग आज भी राजनीतिक भागीदारी 1.5%, 2% ज्यादा नहीं होती। अगर मिली, इनके विधायक, मंत्री, सांसद अगर दिखाई पड़ने लगे तो बहुजन समाज पार्टी की बदौलत दिखाई पड़ने लगे, वरना आज भी इनके लोग नहीं मिलते। लेकिन वोट देना होता तो हमारा दिमाग दूसरे लोग डाइवर्ट कर देते और हम उधर चले जाते हैं। जैसे अभी 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, इस चुनाव में बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया, साजिश की गई। किसके साथ? इस देश के मुस्लिम समाज के साथ, इस देश से पिछड़ा के साथ, एससी एसटी के साथ, और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ। क्या षड्यंत्र किया गया? जो भाजपा का प्रचार तंत्र था, इन्होंने गलत तरीके से प्रसारित कराया, प्रचार कराया। जरा उसको आप समझिए मेरी बात को। आज बीएसपी के कितने सांसद हैं? 10। जानते हो कि नहीं आप लोग? तो बोलो जोर से ना। बीएसपी सांसद 10 और समाजवादी के 3 बचा है। 5 थे, अब 3 बचे हैं। अब आप बताइए
कि भाजपा का जो प्रचार तंत्र था, इसने 10 सांसद वाली पार्टी को डमी बता दिया और 3 सांसद वाली पार्टी को लड़ाई में दिखा दिया। लड़ाई बढ़िया 10 सांसद वाली पार्टी लड़ेगी कि 3 सांसद वाली है? 10 वाली। और दिखाया किसको? 3 वाली। गलत दिखाया कि नहीं दिखाया? इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी को डमी बताया गया, एक क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी को लड़ाई दिखाया गया। SC ST खाली 26%, इसको डमी दिखाया गया और समाजवादी पार्टी को लड़ाई में दिखाया गया, जिसका कोई बेस नहीं। क्यों? क्योंकि इस देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। इस देश का छात्र परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, छोटा व्यापारी परेशान, आम जनता परेशान, महंगाई से परेशान। लेकिन मुस्लिम समाज कुछ ज्यादा डराया गया। क्या? कि अगर बीजेपी को हराना है तो वोट उसी को दीजिए जिसको हम लड़ाई दिखा रहे हैं। ये अपने विवेक से हमारा पिछड़ा मुस्लिम अल्पसंख्यक SC ST नहीं सोच पाया। ये लड़ाई किसको देख लिया? जो लड़ाई में था नहीं। और अगर पूरा मुस्लिम समाज समाजवादी को लड़ाई में दिखाने के नाते वोट भी दे दिया तो 20% मुस्लिम और समाजवादी का 8%, कितना हुआ? 20 28 और 2-3% माहौल का 29, 30, 31। समाजवादी 31% आते आते खड़ी हो गई। उसका ये वोट जो आया है 31% ही आया है। लेकिन अगर ईमानदारी से मेरे साथियों इस देश में दिखाया गया होता प्रदेश के चुनाव में 22 में, तो BSP का वोट बेस 26% और अगर 20% माइनॉरिटी मुस्लिम समाज मिलाता तो कितना हो जाता? 46। और माहौल का 3-4%, 46, 3, 49। और जो अब पिछड़ा बैकवर्ड, जो जानता है कि अगर समाजवादी की सरकार आएगी तो पूरे बैकवर्ड का हिस्सा समाजवादी के नेता अपने घर परिवार में खिला देंगे, दूसरे को हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसे लोग समाजवादी को अगर लड़ाई दिखाई गई तो बिना मांगे कहां वोट दे दिए? भाजपा में। क्यों दे दिए? क्योंकि बसपा को तो डमी दिखा दिया गया था। लेकिन अगर ये ST ST 26, 20 मुस्लिम 46, 3 माहौल का 49-50 और अगर 52% में, बैकवर्ड 52% है ना, अगर 25-30% भी मेरे साथ आ जाता तो 50 30 कितना होता? 80। और अगर 50% भी वोट पड़ता तो BSP कितना वोट पड़ता? 40%। और अगर 60-65 पड़ता तो 45%। अगर 40-45% BSP को वोट मिलता तो भाजपा का कहीं अता पता नहीं लगता। ये पहले हो चुका है, भाषण नहीं है। जब 2007 में पूर्ण बहुमत से माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी तो मुस्लिम, पिछड़ा SC ST, न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी लोग जब इकट्ठा होकर वोट दिए तो पूर्ण बहुमत से माननीय बहन जी मुख्यमंत्री हो गई। और भाजपा की क्या हैसियत थी पता ही नहीं थी कहां है। और यही फिर होने जा रहा है, चाहे नगर पंचायत होगा, नगर पालिका होगा, टाउन एरिया होगा, वार्ड होगा, चाहे लोकसभा का चुनाव होगा। क्योंकि लोग समझ गए कि भाजपा के प्रचार तंत्र ने गलत प्रचार करके इस देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम किया था। अब लोग अपने विवेक से सोचेंगे। 7 में भाजपा का कहीं अता पता नहीं था और 12 में भी जब चुनाव हुआ तो इनकी हैसियत किसी विधानसभा में 4000, कहीं 6000, कहीं 2000, कहीं 3000। लेकिन इसके बाद भी कहीं चर्चा नहीं हुई कि BSP खत्म हो गई, भाजपा खत्म हो गई, ये कहीं चर्चा नहीं हुई। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी के साथ इतनी षड्यंत्र साजिश हुई, इसके बाद भी 10-20 हजार से कम का होना है। 50,000, 55,000, 70,000, 80,000, 90,000, 99,000 तक BSP वोट मिला। तो इसकी चर्चा क्या बना दी गई कि BSP खत्म हो गई, BSP डमी हो गई, BSP खत्म हो गई। अरे मेरे साथियों, BSP कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा साहब का मिशन है
माननीय कांशीराम साहब की सोच है, विचारधारा है और मान्या बहन जी का संघर्ष है। ये बहुजन समाज पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। साजिश षड्यंत्र हो सकता है और उसका पर्दाफाश करके आने वाला जो चुनाव होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आएगी। और इस देश में प्रधानमंत्री का रास्ता जो जाता है वो यूपी से ही होकर के जाता है। मेरे साथियों, अभी सही हो गया। अभी आपके बीच में अक्सर मैं देखता हूं कि तमाम लोग कहते हैं, अरे भाई तुम्हारे गरीब लोगों को फ्री में राशन दे देंगे, इनका वोट ले लेंगे। और आप ईमानदारी से बताइए कि जब आपको राशन की दुकान पर तो 1 यूनिट कितना किलो मिलता है? 5 किलो। इसका दाम कितना था गेहूं चावल का? 2.5-3 रुपया ना। अगर 3 रुपए ही मान लो तो 5 किलो का दाम कितना हुआ? 5 तिहाई 15 रुपया। 15 रुपया का राशन जब फ्री दे थी तो कोटेदार के बाहर कोनो भाजपाई जरूर बैठा रहा। जैसे हमारे माई बहनी दादा भैया लेके राशन निकला थी, वैसे कहा का भैया का माई बहनी फ्री में राशन दी ना मोदी जी? कहीं हाँ भैया फ्री में मिला था। अच्छा तो ऑटोवा यही दिए हो? कहीं हाँ भैया यही दिए जो फ्री में राशन मिला है। जैसे घरे पहुंचे तैसे कहीं हे भैया तनी जा सरसई तेल 1 लीटर ले आवा तो कितने में हो गवा है? 200 रुपया। पहले कितने में रहा? 50-60 रुपया। यही रहा ना। तो आपका 15 रुपया का राशन 1 यूनिट पर फ्री दे के और 200 रुपया, मतलब कि कई चीज की महंगाई में कचूमर निकाल ली तुहार भाजपा। समझ में आओ बा कि नहीं? और उसके बाद पेट्रोल कितना महंगा, डीजल कितना महंगा, बर्तन खरीदे जा शादी ब्याह चलता है ऐसे थी। दहेज मत दिए का, दहेज मत दिए का बर्तन खरीदे जात हुई है। जोन देख वो 1200 कह रहा 3-3 हजार का होगा भाई। हम एक जन्मो न करी। परसों और हमारा लड़का कहे पापा वो गांव शादी देख दिए है, हम कह 1000 बाल का पापा 3,500-4,000 मिलता है। क्योंकि हम गौर नहीं करते इन बातों पर। दाल कितनी महंगी हो गई, डीजल कितना महंगा हो गया। अरे मटरिया दाल जो हमारे लोग खात रहे 30-40 रुपया, गरीब लोग ये उमरिया 70-80 रुपया होगी भाई। और भाजपा लाई क्यों गई थी? इसी आधार पे कि भाजपा आएगी तो महंगाई कम करेगी। लेकिन महंगाई 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना बढ़ा दिया। और इसके बाद सभी वोट दे दिया। तो है गैस सिलेंडर, भाजपा के लोगों ने कहा कि हमारे माई बहने की आंख में धुआं लागत है, इसलिए सिलेंडर फ्री दे देंगे। फ्री कहां से दे दिए? आपके गोरखपुर में भी हो सकता है कि अब कनेक्शन पाइप वाला हो रहा है। और ये पाइप वाला कनेक्शन पहले गुजरात, चंडीगढ़, लुधियाना, बॉम्बे, महाराष्ट्र, मुंबई, सूरत हो गया था। और जब पाइप से कनेक्शन किचन तक चला गया तो सिलेंडर में क्या होगा? ये तो बेकार हो गया। तो एक भाजपा वाले सोचिन कि ले चला यूपी में गरीबन के खोपड़ी बहा देगा, कहा तुम्हें फ्री दे थी। यही तो भवा जो वहां से कनेक्शन पाइप हो गया, सिलेंडर क्या करते हैं? यूपी ले आए। और रेट जो पहले 400 कुछ रुपए था उसका रेट कितना हो गया? 1100-1200 और फ्री में दे दिए। और जब सब्सिडी हमारे भैया सब्सिडी आएगी, बहनी नहीं आई। हमारे बहनी माई दौड़ कहां पहुंच गए? एजेंसी पे। कहा दी बतावा उनके सब्सिडी आई, हमार काहे ना आई? तो कहीं माता जी बहन जी कहीं फ्री तो नहीं पाए हो? कहीं हाँ भैया आए तो फ्री वाला हमार। कहीं जब तक ये भाजपा वाले सूद ब्याज सहित असूल न ली है तब तक तुम्हार सब्सिडी न आई। तो इतना कुलहीन। और जब तक
गैस का दाम ले रहा, तब तक तो कुछ लोगों के आवा, अब हमारे यहाँ सबके सब्सिडी बन रही है। तो ये भाजपा वाले किसान सम्मान निधि, हमारे किसान भैया बड़ा खुश हो जाते, जी 2000 आप खाता, वाह भाई मोदी जी भेजा तो आपने। लेकिन इनका अपने खादी के बोरिया का नहीं याद आवत है कि जो हमारे 50 किलो रही वो 45 किलो हो गए भाई कि नहीं, कि 5 किलो चौराहे कहाँ चली गई तुम्हार। पूरे भारत देश की अगर इस 5 किलो खाद का दाम जोड़ोगे तो जितना पैसा बनेगा उसका आधा भी तुम्हें किसान सम्मान निधि नहीं मिलती। मतलब तोहरे लाई के तुही भेज के तुही बेवकूफ बनाए के तुही तो वोट मांगती, और आप इतना भला बनाई है कि वही ले जाए उनका वोट दयावत है। भाजपा के जो रैली होत रही ना, तो बसा ला गई सड़कियां खड़ा करते बाबू और कहते हे माई बहनी भैया चला चला रैलिया माने हमारा तो बेइज्जती हो जाए कि बसा हमारे नाम आए क्या खड़ी बा। ओटवा आप हथिये भी नहीं है, हमें ओटवा ना चाहिए, रैलियां चले चलो हमारी इज्जत बच जाए। हमारे भैया लोग पहुंच गए रैली में, और जब हुआ माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण शुरू हुआ तो क्या कहे, ए मेरे भाई मित्रों, इस देश का काला धन में रखा है विदेशों में, वो आना चाहिए कि नहीं। सभी लोग कहे अरे साहब आ जाएगा तब तो मजा आ जाएगा। कहीं इतने नहीं, काला धन विदेश से आएगा भी और सबके खाते में 15-20 लाख भेज भी दिया जाएगा। अब लोग बैठा है पीछे चुप्पे चुप्पे जोड़त है, बड़का भैया, मझिलका भैया, सझिलका भैया, छोटका भैया, 4 लोग, बाबूजी भाई जिंदा है है 5 लोग, 5 लोगों के खाता में अगर 20-20 लाख आए तो 20 पंचे 100, 1 करोड़ आएगा। अरे भैया ये तो भगवान आ गए हैं। अब तो हाथी वाथी कोट ना देखे फूल कमल के फूल पर जेका ले गए 40 चलो हमार भीड़ बढ़ाया हो, वोट आप दिए के सोच ले हो। और जैसे सरकार बनी मेरे भाई, तैसे का कही जनधन खाता खोलाना, भरी गर्मी, भरी बरसात, भरी दोपहरिया में इतनी लंबी लंबी लाइन बैंक दिखाई पड़ी। अरे माई भाई हमारे सोचे कि भैया कहूँ पिछड़ गए तो हमारे खाता भी ना आ पाए। जैसे काला धन आवे पहले हमारे खाता में आवे, लगाए के लाइन ऐसा खाता खुलाई कि जो 2-4-5 रुपया रहा वह चला गया। मेरे साथियों, अब आप बताइए कि किसी के खाते में आज तक पैसा आया? जो घरे रहा वहां चला गया। जो 15 से 20 करोड़ रुपया जमा भरा थोड़ा थोड़ा कह के कि उनके उद्योगपति लोग फ्री में ब्याज के बिना लोन लेके चला गए। और जब उनके नेताओं से पूछा थी पत्रकार लोग है तो कहा थी ये तो जुमिला है। ये क्या है? जुमिला है। तो जुमलेबाजों को वोट आप दे के सरकार बनाओगे तो ऐसे ही ठगे जाओगे जैसे ठगे जा रहे हो। बहन जी सबके लिए नौकरी देती, काम करती तो आप नहीं वोट देते, और जो जुमला करता है उसको देते हैं। नोटबंदी कै बजे भय रही भैया? 12 बजे। 12 बजे काहे भय रही? अगर का हमें लगा था डिटेल से तो ना बताई, लेकिन कुछ तो बताए नहीं। डिटेल से बताए बाद वीडियो बहुत जने बताओ था। और ही सरकार क्या करा थे जे के सच्चाई बताए दिया थे, वो के तुरंत है पता नहीं कहा करे लागत हुए। फिलहाल हमारे कुछ न कह पाए, इनके ईडी फीडी मेरे कुछ है ये नहीं है। हम जब से शुरू किए वही जज बनाए तब से कई लोग संदेश भिजवाए, कह रहे भाई वो तो 5 जी मित्र हैं, उनको कहना इतना पोल पट्टी ना खोले, नहीं जांच शुरू हो जाए तो कहीं से उनके लिए कुछ है ये ना चाहे दिन जांच कराओ। सही बता रहे दिल से, हमारे चाहती जांच कराओ कुछ हो नहीं है। हम जितना सामने ही इतना ही गुलवाए होने लगी, बाकी कुछ है नहीं। ये मेरे साथियों, नोटबंदी 12 बजे रात में क्यों हुई? क्योंकि जो इसके बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो जाते थे बैंक में लोन लेने के लिए, और बैंक वाले क्या कहते थे कि बैंक हमारा एनपीए चल रहा है, घाटे में चल रहा है, हम लोन कहां से दे दें। तब ये लोग कहां पहुंच गए? जिसकी सरकार अपने नोट के बल पर बनाए थे।
एक तरफ मोदी जी कहते थे कि मैं बर्तन मांजने वाली माँ का बेटा हूं, चाय बेचने वाले बाप का चाय बेचने वाला आपका गरीब बेटा हूं, क्या इस देश में गरीब प्रधानमंत्री बनना पाप है? तो आप लोग खुश हो गए कि बर्तन मांजने वाली माँ का बेटा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, हम भी इसको बना दें। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ, 14 वाले चुनाव के 6 महीना 8 महीना पहले जो भी पेपर आप पलटते, जो न्यूज पेपर, पहले पेज पर मोदी जी आएंगे, अच्छा दिन लाएंगे, मोदी जी आएंगे, काला धन लाएंगे, मोदी जी आएंगे, महंगाई हटाएंगे, यही तो कहे थे। मोदी जी आएंगे, गरीबी मिटाएंगे। यानी एक पेज का विज्ञापन में जरा पता कर लीजिएगा, 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपए उसकी फीस है, भाषण नहीं है ये। जरा विज्ञापन जाओ पता करो, एक पेज का अगर 2-3 लाख लगता है और पूरे पेपरवा में खाली प्रचार होता था किसका? चाय बेचने वाले का। कितने करोड़ का विज्ञापन होता था मेरे भाई, सालों चला है। टीवी में जो भी चैनल खोलते, टीवी तुहार घर तुहार जैसे पहुंचते खोलते तैसे मोदी जी बैठे हैं, घर के अंदर कौन ही है पता नहीं पाया। यही दिखाई पड़ रहा। इतना पैसा क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पिताजी ने घर में रुपए का पेड़ लगाया था क्या? तब चाय बेचने वाले के पास इतना पैसा कहां से आया? इतना विज्ञापन चैनल कहां से खरीदा गया है? इसका जवाब आपके पास। अगर इसको आप सोच लिए होते तो चाय बेचने वाले को अपना वोट नहीं दिए। उनके जो उद्योगपति थे उनका रुपया था, और जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी कुर्सी पर बैठे हैं, उन्हीं दिन पहले जब किसी क्षेत्र में फैक्ट्री लगती थी तो 70% किसानों की सहमति ली जाती थी। लेकिन आज इस देश का उद्योगपति चाहे जहां आके फैक्ट्री लगा ले, किसी किसान से सहमति लेने की जरूरत नहीं है। ये कानून पास किया गया। और 12 बजे नोटबंदी क्यों हुई? क्योंकि जब उद्योगपति लोग पहुंचे कि माननीय प्रधानमंत्री जी मैं लोन लेने जाता हूं तो आपका बैंक एनपीए दिखाई पड़ता है। कहें भाई मैं करूं क्या? विदेश का काला धन ले आए, कहीं उसको कैसे लाओगे? वो तो सब हमारे लोगों का है। आज तक काला धन लाने की बात कभी हुई? उसकी चर्चा नहीं होगी। कहें तब क्या करें? कहें नोटबंदी कर दो, सारे नोट बंद कर दो। कहीं इसके लिए भाई हम कैबिनेट में बात कर लें, सभी दल के लोगों से बात कर लें। कहीं तब तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बात करते करते 11-12 बज गया। कहीं इसी वक्त तुरंत नोटबंदी कर दो। अगर आप कैबिनेट में पूछे, सर्वदल के लोगों से राय लिए, और जब इसको करने के पहले सभी राष्ट्रीय दलों से माननीय प्रधानमंत्री जी को बात करनी थी। छोटा मोटा निर्णय थोड़ी ना। और रात में 12 बजे उन्होंने कह दिया कि आपका नोट कागज का टुकड़ा हो गया और इतनी देर तक जल्दी से जमा करा दो खाते में, वरना वो बेकार हो जाएगा। जो हमारे माई बहनी समझा तक कहा नहीं आपको पैसा हमारे लगे नहीं है। तुरंत सवेरे बक्सा खुला, ये धोती पलटी, वहरी पलटी, रेहरी पलटी, ले 5000 हमारा धरा है। अभी बेचारी काहे रखती थी? हमारी माताएं बहनें इसलिए रखती थी कि अगर अचानक हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो पैसा कहां मिलेगा? मेरा बच्चा अचानक फीस मांगने लगेगा, इनके पापा बाहर रहेंगे, कौन देगा? हे मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने गरीबों के जो खाते में नहीं जो खाता खुलाए थे, घर में लोग अपने सहयोग के लिए रखते थे, 1000, 2-2000, 4-4000 सारा पैसा बैंक में जमा हो गया। इसको काला धन नहीं कहते। लेकिन भाजपा वाले जो विदेश में काला धन रखा उसकी बात करोगे तो नहीं करेंगे। और जो इस देश का पैसा, मान लीजिए हमारे सिंह साहब 10-20 करोड़ रखे रहा हुई है, बैंक मना जमा किए हुई है, औकात निकली है, क्या करिए? या कहीं जमीन खरीदी है तो पैसा क्या देंगे? ये देश का पैसा इसी देश में किसी को देंगे। किसी भट्टे से ईंट मंगाएंगे, कहीं सीमेंट मंगाएंगे, लेबर इंजीनियर मजदूर कहाँ का रहेगा? इसी देश का।
और पैसा कहां जाएगा? इस देश का पैसा इसी देश में। तो काला धन तो नहीं हुआ। काला धन तो वो हुआ जो मेरे देश का पैसा विदेश रखा है, ना पहले काम आया, ना आज आया, ना आगे काम आने वाला है। ये तो हमारा बलात् धन कह सकते हो। किसी ने बलात् करके रखा है और वो भी जब निकालेगा तो यही उपयोग करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आप बताइए। तो ये बलात् धन है। इस धन को पूरा खाते में चला गया, जीएसटी सबके ऊपर लग गई, टैक्स सबके ऊपर लग गया। आज तो कोनो हेलमेट ना लगा रहा है, अगर चालान हो जाए कितना होता है? 5,000। बहुत सही बताया। हमारे एक जने यादव जी हैं, एक दिन घरे बैठा आइए कहीं, भैया हमारा बिटिया गहरी परीक्षा दिए और हेलमेटवा स्कूल में भुलाई गई, आवत रही, हेलमेट ना लगे तो 6,000 जुर्माना होगा। हम कहें बहुत बढ़िया, बिना वोट दे थोड़ा बनिया है। मतलब बताइए, लाइसेंस ड्राइवरी का 1,000-2,000 बनता था, आज 5-6,000 में। मैं ये कह क्यों रहा हूं कि जब जीएसटी लगा दिया, इतना टैक्स लेने लगे, इतना चालान पे लेने लगे, इतना पैसा जो लोगों का बलात् धन, इसको भी आपने जमा करा लिया, फिर भी ये देश कंगाल। फिर भी बैंकों को एक दूसरे में मर्ज कराना पड़ा आपको। बात समझिए मैं कह क्या रहा हूं। हर तरह से पैसे की वसूली तो आपने शुरू कर लिया, ले लिया। इसके बाद ही बैंक एनपीए, इसके बाद ही 4-4 बैंक को एक करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सारा पैसा चला गया इस देश से, आया तो नहीं और चला गया। कौन ले गया? कौन ले गया बताइए? नीरव मोदी और मेहुल चौकसी और विजय माल्या, ये सब कहाँ के रहे? गुजरात के। ये सब कहाँ के रहे? गुजरात का है। तो अपने गांव में कुछ चौकीदार रख दिया और ये गांव के जितना सामान चोरी हुए, ये सामान कहाँ के मिले? कोई चौकीदार के गांव में जाके मिले। क्या कहा? चौकीदार चौकीदार मिला हुआ है। तभी तो पूरे देश का धन जो लेकर के विदेश भाग के गए, ये सब कहाँ के हैं? सब गुजरात के हैं, सब चौकीदार के गांव वाले हैं। और करीब आप कहिए हम चौकीदार हैं, तमाम लोग चौकीदार लिखाए घूमत रहे। आज पूछा कि तोरे चौकीदार जी के गांव घर के ही लोग लेके कुल भाग गए, और उनका जब प्रधानमंत्री बने नंबर आवा तो कहाँ आएंगे? यूपी तोरे। क्योंकि प्रधानमंत्री का रास्ता यूपी से होकर के जाता है। राजनीतिहीन गुजरात, मुख्यमंत्री बने गुजरात, प्रधानमंत्री बने गोवा, तो यूपी के बनारस आएंगे। सही है कि गलत? तो ये मेरे भैया को दिमाग का ताला खोला कि भाजपाई प्रचार तंत्र के कहने पर वोट मत दो, वोट अपने विवेक से दो। और जब तक, जरा गौर से मेरी बात को सुनिए, जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा, तब तक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो सकता। और जब तक इस देश में बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो सकता, तब तक इस देश का पूर्ण विकास, सर्व समाज का, सर्व धर्म का विकास संभव नहीं है। आने वाला चुनाव, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे जो हो, अभी इस पंचायत के चुनाव में भी बहुत बड़ी साजिश हुई। एक तो मंडल कमीशन लागू होने लगा तो भाजपा के लोग पीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिए थे। अभी जब चुनाव होने लगा, क्या इसके पहले नगर पंचायत पालिका चुनाव कभी नहीं हुआ था? कैसे हुआ था कि नहीं? आरक्षण लागू हुआ था कि नहीं? तो ये की भाजपा के राज में काहे गड़बड़ होगा? ये मेरे भाजपाइयों, अगर सही रूप में पिछड़े को आरक्षण आप दे दिए होते तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती तो कोर्ट को कोई निर्णय न देना पड़ता। अब तब इन भाजपाइयों को नाटक न करना पड़ता। क्या नाटक? कि भाई कोर्ट के लोगों, हम आपको सर्वे कराएंगे, कमेटी बनाएंगे, आरक्षण दिलाएंगे, तब चुनाव कराएंगे।
ये नाटक है कि नहीं? और एक जो समाजवादी वाले हमारे बैकवर्ड वाले नेता है, ये क्या कहे, ये दोनों जने मिला भगत चल रहा है, सपा भाजपा की नूरा कुश्ती चल रही है। एक बार तुम गिर जाओ, नूरा कुश्ती का मतलब मिली हुई कुश्ती, एक बार आप गिर जाओ हम जीत जाए इनाम ले ले, हम गिर जाई तू जीत जाए इनाम ले ला। ये इनके कुश्ती है। उन्होंने गलत आरक्षण दिया, लोग कोर्ट गए, कोर्ट का निर्णय आया, अब ये नाटक कर रहे हैं कमेटी उमेटी बनाने का। और सपा क्या कह रही, जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक हम चुनाव नहीं होने देंगे, आंदोलन करेंगे। ये बैकवर्ड वाले भैया अखिलेश यादव जी, बैकवर्ड वाले नेताजी, इसके पहले क्या किए हो उसको हम आप जानते हैं, बाद में क्या करेंगे ये तो पता नहीं। प्रमोशन के आरक्षण का बिल किसने फड़वाया? जोर से बोला भाई, हम चिल्ला थे तुम कुछ चिल्ला। प्रमोशन का आरक्षण का बिल किसने फड़वाया? समाजवादियों ने। ठेकेदारी में एससी समाज को बहन जी ने आरक्षण दिया था, इस आरक्षण को रोक किसने लगवाया? समाजवादियों ने। बैकलॉग की भर्ती हो रही थी एससी ओबीसी की, एसटी की, इसको रोक किसने लगवाया? समाजवादियों ने। तमाम लोग हमारे अधिकारी प्रमोशन में तहसीलदार से एसडीएम हो गए, डीवाईएसपी से एसपी हो गए थे, इनका बैक करके उसी तहसील में एसडीएम से तहसीलदार बनवा के अपमानित किसने करवाया? समाजवादी ने। तो पहले जो किए हो उसको तो देखा है, आगे क्या करोगे ये तो बाद में पता लगेगी। तमाम लोग हमारे बहुजन समाज के अम्बेडकरवादी लोग, मानवर साहब की विचारधारा पर चलने के लिए कसम खाए हुए लोग समाजवादी में पहुंच गए हैं। और क्या कहते हैं कि अब बाबा साहब कमीशन, मानवर साहब कमीशन अखिलेश भैया हमारे पूरा करेंगे। लेकिन अखिलेश भैया का कहे जरा का सुन ला, द्वार आरक्षण कुल खत्म ये कराई, जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के मान सम्मान के नाम लिए मान्या बहन जी ने जिला बनाया था, इसको खत्म किसने करवाया? समाजवादियों ने। अभी संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती थी और उस जयंती पर पता नहीं किस मुख से समाजवादी के लोग भी पुष्प अर्पित करने गए थे, माला पहनाने गए थे। मान्या बहन जी ने संत रविदास, संत शिरोमणि रविदास जी के नाम से जिला बनाया था ना, ये जिला किसने खत्म कराया? समाजवादी ने। संत कबीर साहब के नाम से जिला बनाया, समाजवादी ने। प्रबुद्ध नगर के जिले का नाम बदलकर शामली किसने रखा? समाजवादी ने। भीमनगर का नाम बदल करके सबल किसने रखा? समाजवादी ने। पंचशील नगर का नाम हापुड़, महामाया नगर का नाम हाथरस, जोधबा फुले का नाम अमरोहा, कांसीराम नगर का कासगंज, छात्री साहू जी महाराज, जो बैकवर्ड में जन्मे, पिछड़े समाज में जन्मे, बहुजनों के महापुरुष और आरक्षण के जनक, जिनके नाम से बहन जी ने नया जिला बना के नाम रखा, उसको बदल कर अमेठी किसने किया? समाजवादी ने। संत रविदास नगर बदलकर भदोई किसने किया? समाजवादी ने। मतलब तोहरो आरक्षण खत्म की, तोहरो नौकरी ले ली, तोहरे महापुरुषों को भी नहीं छोड़ी, जबकि उन्होंने महापुरुष दूसर क्यों छोड़ो ना है? कितना अपमान किए। अब आज एक हमारे महासचिव बने हैं बैकवर्ड वाले मौर्या जी, ये वही कल परसों बोलत रहे कि बताइए कि जब बाबा जी मुख्यमंत्री बने तो माननीय अखिलेश यादव जी का आवास गंगा जल से, गोमूत्र से धुलवाया। कितना बड़ा अपमान समाज का किया। अरे मेरे भाई, अरे माननीय अखिलेश यादव जी जब तक मुख्यमंत्री थे उनको मालूम ही नहीं था कि मैं भी बैकवर्ड का हूं कि जब बाबा जी धुलाइन तब वो स्टेटमेंट दीन कि आज हमें मालूम हुआ कि हम बैकवर्ड को हुई। सही है कि गलत? मेरे भैया जब उनका मालूम ही नहीं रहा, उनके घर धोवा दिन का तो पूरे समाज के अपमान होगा।
और माननीय समाजवादी के मुख्यमंत्री जी ने चावी महापुरुषों के नाम से बने जिले को खत्म कर दिया, तो इसमें बहुजन समाज का अपमान नहीं हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उनके देखे खाली वहां एक अपमान होता है। ये मेरे साथियों, आज सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रार्थना है कि भाजपा के प्रचार तंत्र के बल पर वोट मत करो, अपने विवेक से वोट करो। जिस दिन अपने विवेक से वोट करने लगोगे उस दिन इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में आ जाएगा और माननीय बहन जी इस देश की मुख्यमंत्री बन जाएंगी। उसी दिन आप सबका विकास हो जाएगा। अपनी बात समाप्त करेंगे क्योंकि दूसरी मीटिंग भी है। जय भीम, जय भारत, जय खुदा। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।